दोस्तों, वेलकम टू स्टॉक्स। और आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ क्या टॉप मिड कैप पिक्स फॉर 2021। ठीक है, अब देखो 2021 की क्या बात करूँ, इसको आप इन स्टॉक्स को आप अगले 2 से 3 साल के लिए होल्ड कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ठीक है, इससे पहले एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना। और आप लोग के मन में एक डाउट ज़रूर आएगा क्या कि ये जो मैं आप लोगों को स्टॉक्स बताने वाला हूँ इनमें से क्या होने वाला है ना, बहुत सारे स्टॉक्स में मैं स्विंग ट्रेडिंग्स आप लोगों को बताता हूँ, राइट। मैं बहुत सारे मतलब हर सैटरडे को एक वीडियो निकालता हूँ जिसमें मैं आप लोग को बताता हूँ क्या कि मैं अगले हफ्ते के लिए कौन से स्टॉक्स को खरीदने वाला हूँ। थोड़े टाइम में इनको रेगुलर भी बताऊंगा। तो आप लोग को एक प्रॉब्लम आएगी, बहुत सारे लोग उन स्टॉक्स को खरीदते हैं तो होगा क्या कि स्टॉक्स मैं बहुत सारे यहाँ पर भी बताने वाला हूँ। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप 2 डीमैट अकाउंट रख सकते हो। अगर आपके पास एक ही डीमैट अकाउंट है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ पर जा करके अपनी एक नया डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो। और अगर आप वहाँ से हमारी लिंक से डीमैट अकाउंट खुलवाते हो तो मैं आप लोगों को पर्सनली फुल इंट्राडे ट्रेडिंग की ट्रेनिंग पूरी की पूरी दूंगा और फ्री। ऑलराइट, टाइम नहीं शुरू करेंगे आज का वीडियो। देखो, जो कंपनीज के जो टर्नओवर होते हैं ना 5,000 से लेकर क्या 20,000 करोड़ तक होते हैं ना, उनको मिड कैप में अपन ले जाता है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, तो बजट 2021 में ऐसा क्या हुआ है कि मिड कैप के जो स्टॉक्स है ना, वो पिछले 5 साल से जो भी अंडर परफॉर्म कर रहे थे वो अचानक से रिकवरी के रास्ते में आ गए। और क्योंकि अलग अलग ब्रोकरेज की तरफ से मिड कैप स्टॉक्स को लिस्ट दिया जा रहा है कि तो देखो कैसे भरोसा करें कि ब्रोकरेज कॉल्स के ऊपर, ठीक है, क्या क्या बता रहे हैं। ठीक है, क्या ऐसे पॉइंटर्स हैं जिनसे आप समझ सकते हो कि कौन से मिड कैप स्टॉक्स सच में रिकवरी कर रहे हैं और कौन से क्या बिल्कुल थोड़े टाइम के लिए गए हैं। ठीक है, आने वाले 2 साल में कौन से स्टॉक्स जो हैं अच्छे रिटर्न्स देंगे वो भी अपन को देखना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें बताऊंगा और आपको ये भी ट्रिक्स बता दूंगा जिनसे आप खुद भी किसी भी मिड कैप स्टॉक्स को एनालाइज कर पाओगे खुद ही से। ठीक है, तो वीडियो का अंत तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया क्या कि मैं हर सैटरडे को वीडियो भी डालता हूँ क्या कि कौन से स्टॉक्स को मैं लेने वाला हूँ पर्टिकुलरली अगले हफ्ते के लिए। तो आप चाहो तो वो आपकी बहुत बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, पिछले संडे को मैंने वीडियो डाला था कि मैं बैंक ऑफ बड़ौदा लेने वाला हूँ, एंड आपने इस वीक को देखा होगा क्या इसने 21% का मूव दिया है एक हफ्ते में। बहुत ही अच्छी बात है भाई। और आज का मूव मिला के 24% हो गया था। ऑलराइट, 24% पे मैंने बुक कर लिया था प्रॉफिट, टेलीग्राम चैनल पे बता दिया था क्या कि एग्जिट हो जाओ। जो लोग मेरे साथ हो गए उनको बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो। एक हफ्ते में भाई बहुत अच्छे रिटर्न्स होते हैं 24%। ऑलराइट, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो अपन चलेंगे आगे। आप किसी भी डीमैट अकाउंट में लिंक खुलवा सकते हो, लिंक्स तो सब नीचे दी हुई है। देखो, मिड कैप स्टॉक्स को कैसे पिक करना है मैं आपको सबसे पहले ये बता दूँ तो जल्दी है ना, क्योंकि अपन लोग टाइम नहीं गंवाने वाले, हम लोग जल्दी से जल्दी आगे चलेंगे। तो मिड कैप स्टॉक्स को पिक करने का क्राइटेरिया नॉर्मल स्टॉक्स की ही तरह होता है। ठीक है, खाली जो देखो बजट 2021 में जो न्यूज़ आई है ना, जो अनाउंसमेंट हुए हैं उनसे मिड कैप स्टॉक पर क्या क्या फ़र्क पड़ा है उससे असर पड़ता है अपने पिक्स पर। ठीक है, तो यही चीज़ होता है क्या न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग पे। जो मिड कैप इंडाइसेस ने पिछले 5 सालों में 12% अंडर परफॉर्म किया था, ठीक है, वो मिड कैप इंडाइसेस भी अभी अभी के अभी 16% के उछाल पर गए हैं, जो कि बहुत ही बम्पर उछाल होती है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा एक अपने क्या कहते हैं, बहुत अच्छा एक अपने पास क्या है, बहुत अच्छा एक डेटा है अपने पास। ठीक है, 12% के रिटर्न से सीधा का सीधा 16% प्रॉफिट में, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब देखो होगा क्या, BSE मिड कैप इंडेक्स जो है सिर्फ यूनियन बजट 2021 के बाद ही 10% का ग्रोथ दे चुका है। क्या BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो BSE के बारे में मैं आप लोगों को बात कर रहा था। क्या BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ना, सिर्फ और सिर्फ थोड़े ही टाइम में अभी बिल्कुल जस्ट में यूनियन बजट के बाद में ही 10% की ग्रोथ दिखा चुका है। निफ्टी भी अच्छा खासा 14% की ग्रोथ दिखा चुका है, निफ्टी यानी कि अपने निफ्टी 50 का इंडेक्स। ठीक है, तो आखिर ऐसा यूनियन बजट में क्या है जो मिड कैप स्टॉक्स जो है इतने अच्छे से रिफ्रेशिंग मूवमेंट में ऊपर की तरफ जाने को तैयार हो गए हैं। ऑलराइट, तो कुछ पॉइंट्स में मैंने समराइज किया हुआ है। 2024 में है ना, 2024 में अपने बजट में अपने फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है क्या कि जितनी भी ग्रोथ जो अचीव होने वाली है वो बहुत ही अच्छी खासी ग्रोथ अचीव होने वाली है। ठीक है, तो भैया डबल डिजिट की ग्रोथ तक का है, जो कि बहुत ही अच्छी बात होती है। तो ये फर्स्ट पॉइंट में मैंने डाला है क्या, फ्यूचर ग्रोथ। ठीक है, सेकंड पॉइंट पर आते हैं। सेकंड पॉइंट पर देखो मैन्युफैक्चरिंग मैंने लिखी हुई है ना, तो मैन्युफैक्चरिंग पे स्पेशल फोकस दिया गया है, जो कि अपने लिए बहुत अच्छी बात है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग अपन को देखना है, सेकंड पॉइंट है। थर्ड देखो, बैंक्स के जो NPA हैं उनको रिड्यूस करके और जो PSBs है ना, पब्लिक सेक्टर बैंक है, उनको प्राइवेटाइज करने के लिए बारे में कहा गया है। ये भी बहुत अच्छी बात है। तो प्राइवेटाइजेशन है और NPA उनको कम करना है, यानी कि NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो एसेट जो कि पड़े हुए हैं और कुछ भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा भी क्या कहा है, LIC की जो अपना LIC का IPO निकालने का कहा गया है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिनसे उन सबको मोनेटाइज किया जाएगा। तो अपने जो NPA है, NPA को कम से कम किया जाएगा, तो वो भी अपन को फैक्टर ध्यान में रखना है। तो ये भी एक फैक्टर होगा क्या, प्राइवेटाइजेशन और NPA को कम करना। NBFC को स्पेशल बैंक्स बनाने के लिए मोटिवेट किया गया है। ठीक है, थर्ड चीज लास्ट
पॉइंट जो आता है जो वो की है ऑटो इंडस्ट्री। ऑटो इंडस्ट्री में क्या कहा गया है भैया, एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट दिया गया है जो कि स्क्रैपेज पॉलिसी लाई गई है, जो कि भैया मतलब वाकई में यार ये कमाल की पॉलिसी है ना। तो अपने लिए बहुत अच्छी बात है। जो ऑटो सेक्टर हैं उनकी क्या होगी, सेल्स बढ़ेगी। इससे सेल्स बढ़ेगी तो क्या होगा, सेल्स जैसे ही बढ़ेगी तो क्या होगा भैया, प्रॉफिट बढ़ेगा यार, और उन लोगों का प्रॉफिट बढ़ेगा तो अपना पैसा बढ़ेगा। ऑलराइट, तो देखो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन पे मैं थोड़ा सा इनके बारे में समझा देता हूँ आपको। अब समझने वाली बात ये है ना कि इससे कैसे मिड कैप्स जो कि जो स्टॉक्स हैं और जो सेक्टर है वो इम्पैक्ट होंगे। ठीक, मैं आपको मेरी इस वीडियो में अलग अलग ब्रोकर्स की तरफ से जो दी गई जो रिकमेंडेशन है वो सारी आपको बताऊंगा। तो मेरी खुद की बनाई हुई ये नहीं है ना, तो मेरे खुद के जो मैं लेने वाला हूँ वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। बट ये जो लिस्ट है यहाँ पर जो कुछ लिस्ट दी हुई है वो दूसरों की है ना, तो उनमें मेरी नहीं है। बट देखो समझने वाली बात यह है कि मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ कि आपको पिक कैसे करना है ताकि आप खुद से कर पाओ, किसी के भी डिपेंडेंट होने की ज़रूरत आपको ना हो लंबे टाइम के लिए। तो देखो मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस मतलब कि कंस्ट्रक्शन कंपनी, सीमेंट कंपनीज का फ़ायदा होगा। तो कैसे सीमेंट कंपनीज का फ़ायदा होगा ये अपन को देखना है। तो जिनका डिस्ट्रीब्यूशन पूरे देश में स्ट्रांग है उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। स्पेशली वेस्टर्न सेक्टर जैसे कि मुंबई हो गया, अपना बैंगलोर हो गया, मेट्रो सिटी इस टाइप की जो है उनमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अपने लिए बहुत अच्छी बात है। जो सीमेंट कंपनी यहाँ पर स्ट्रांग होंगी, जिन बड़े बड़े शहरों में स्ट्रांग होंगी और जिनके पास प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए फंड्स ज़्यादा होंगे वो ऊपर जाएंगे, डेफिनेट सी बात है। तो अपन को क्या करना है भैया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे अलग अलग जो क्या कहते हैं उनको, अलग अलग जो चीज़ें होती हैं उन पर अपन को फोकस करना है और नज़र बना कर रखनी है। तो जब मैन्युफैक्चरिंग पे सरकार क्या करेगी, पुश करेगी, इन्वेस्ट करेगी, तो क्या होगा, बैंक्स के पास पैसा आएगा यार। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग से मैं इसको थोड़ा सा क्लियर आउट करता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग से क्या होगा, बैंक्स के पास पैसा आएगा। ठीक है, बैंक्स के पास लोन लेने जाएगी। ठीक है, बैंक्स के पास इन्वेस्टमेंट होगा। और क्या होगा, दूसरी चीज़ें बॉन्ड्स और इस तरीके की चीज़ें से पेपर वर्क से सरकार क्या करेगी, फंड को रेज करेगी। तो मार्केट में क्या होगा, तो मार्केट में ये होगा कि मनी जो होगा वो सर्कुलेट होना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर अपन को थोड़ा सा ध्यान देना है। और जो ग्रोथ लोन के लिए होगा वहाँ से असर पड़ना है, जो कि बैंक पे असर पड़ेगा। ठीक है, ग्रोथ लोन से बैंक पर असर पड़ेगा। एनबीएफसी जो कि 10 साल भी पुराने हैं, ठीक है, उनको बैंक बनाने की भी परमिशन दिया जाएगा। तो ये बड़ा बाद में, ठीक है, ये बड़े जो एनबीएफसी हैं उनको बाद में बहुत अच्छी बात होने वाली है। ठीक है, तो वैसे छोटे और मिड साइज़ के एनबीएफसी जो है उनके लिए भी एक बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि एनबीएफसी बैंक बन जाएंगे तो उनका जो प्लेइंग फील्ड है आगे बढ़ेगा और प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ता जाएगा। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात होने वाली है कहाँ पर, एनबीएफसी यानी कि बैंकिंग सेक्टर के लिए। यानी कि देखो आप कि बैंकिंग सेक्टर पे हर तरीके से इंपैक्ट पड़ रहा है इस बजट का, जो कि बहुत अच्छी बात है। देखो व्हीकल स्क्रैपेज यानी कि जो ऑटो इंडस्ट्री में जो व्हीकल स्क्रैपेज की पॉलिसी कही गई है, मैंने उसके लिए आपको बताया क्या, 15 साल से जो पुराने थे मेरे, अगर आपने बजट वाला वीडियो देखा तो मैंने उसमें पूरी चीज़ें समझाई हुई है। ये सब जो 15 साल से पुराने वाले व्हीकल हैं उनको स्क्रैपेज में दिया जाएगा। ठीक है, अब देखो होगा क्या, कमर्शियल और प्राइवेट व्हीकल्स जो हैं उनकी जो डिमांड होगी वो इंक्रीज़ होगी, है ना। 15 साल के इनके लिए, कमर्शियल के लिए, और प्राइवेट व्हीकल्स के लिए 20 ईयर्स। ठीक है, तो उनको क्या होगा, रोड टैक्स पर असर पड़ जाएगा, रोड टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रोड टैक्स पर अपन को आसानी पड़ जाएगी। तो वहाँ पर क्या होगा भैया, जो आम आदमी है उनको भी थोड़ी सी राहत तो मिलेगी, बनती है। ठीक है, पेट्रोल का रोना मत करना भैया, बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं यहाँ पर। अब देखो सिंपल आते हैं अपन थोड़ी सी रिकमेंडेशन के ऊपर। अब देखो सबसे पहले मैं एफएमसीजी सेक्टर पे बता रहा हूँ, यहाँ पे कुछ मेरे खुद के हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने बड़े बड़े सेक्टर्स को इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, बड़े बड़े सेक्टर बोलते हो, बड़े बड़े एफएमसीजी में बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं, यानी कि जो हो गया हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, इनको इंक्लूड नहीं किया मैंने। ठीक है, मैंने कुछ छोटे छोटे से बताए हैं ताकि क्या हो, ताकि यार देखो ये जो स्टॉक्स है ना इनको आप एक अलग डीमैट अकाउंट में होल्ड कर सकते हो, तो आप अपनी होल्डिंग में डालना, और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से ओपन कर लेना। एंजल ब्रोकिंग पे, एलाइस ब्लॉक में, दोनों में फ्री अकाउंट चल रहा है, तो लिंक अभी के अभी ओपन करो और मेरे को बता ज़रूर देना ताकि मैं आपको पूरा का पूरा इंट्राडे ट्रेडिंग सिखा दूँ। ऑलराइट, तो एफएमसीजी सेक्टर में जायडस वेलनेस एंड मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, ये दोनों स्टॉक्स हैं। अगले चलते हैं केमिकल सेक्टर पे। केमिकल सेक्टर में पीआई इंडस्ट्रीज और नवीन फ्लोरिन, इन दोनों में एक ज़बरदस्त मूवमेंट देखने को मिल सकता है अगले 2 से 3 सालों में। एनबीएफसी की जैसे कि बात होने वाली, क्रेडिट एक्सेस जर्मन ग्रामीण और कैनफिन होम्स, ठीक है, इन दोनों में होने वाला है। तो एनबीएफसी में एक्चुअली में काफ़ी अच्छा मूवमेंट होने वाला है, तो इन दोनों का मूवमेंट मैं तो मिस नहीं करने वाला हूँ, आप अपना देख लो। बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक और इंडस्ट्रियल बैंक, इसके अलावा भी एलआईसी का जब आईपीओ आएगा तो मैं एलआईसी की में भी जाऊँगा ही जाऊँगा, कुछ भी हो जाए। तो आईसीआईसीआई बैंक एंड इंडस्ट्रियल बैंक, इन दोनों में बैंकिंग सेक्टर पे है।
इंश्योरेंस पे आता है, संदीप महेश्वरी का फिर से वीडियो आ गया। इंश्योरेंस सेक्टर्स पे जाएंगे तो HDFC लाइफ और ICICI प्रूडेंशियल लाइफ, ठीक है। देखो ये वो सेक्टर मैंने आपको बताया जो कि कम कम वैल्यू में है ना, जिनके पैसों पे बात करें तो वैल्यू अभी फिलहाल कम है, ताकि आप लोग खरीद पाएँ। एक्चुअली में रुपीज़ का साइन ये लगता है ना, ठीक है, तो डॉलर नहीं आएगा। ऑलराइट, तो HDFC लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ, ये मैंने इंश्योरेंस सेक्टर में जा रहा हूँ, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर में बात करें तो L&T तो भैया मेरे पोर्टफोलियो का परमानेंट पार्ट है। केना कंस्ट्रक्शन, PSB प्रोजेक्ट्स, होपफुली इनके जो स्टॉक्स हैं आने वाले काफ़ी 2 सालों में अच्छा जा सकता है। सीमेंट की बात करें तो अल्ट्राटेक सीमेंट और बिरला कॉर्प, अच्छी बात है। रियल एस्टेट पे कैनोलाइट, पटेल ग्रुप, DLF ग्रुप एंड ब्रिगेड इंटरप्राइजेस, ठीक है। रियल एस्टेट में एक्चुअली में काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सरकार ने, अपनी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने काफ़ी अच्छे से प्रमोट करने के लिए मेहनत करी है इसमें। ऑटो सेक्टर तो भैया अशोक लेलैंड की क्या बात करूँ मैं, मेरे को बहुत पसंद है अशोक लेलैंड। लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट मैं इसमें कर रहा हूँ। GNA एक्सिल्स, जेमिना एटो और सिएट, इन सब पे ऑटो सेक्टर में हूँ मैं, एंड लंबे टाइम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लिस्ट मैं बता रहा हूँ जो कि मेरी खुद की नहीं है। सबसे पहली लिस्ट पर मैं आ रहा हूँ जो कि है प्रभुदास लीलाधर टॉप पिक्स, ठीक है। प्रभुदास लीलाधर जी की लिस्ट है, यहाँ पर मेरी नहीं है। मैंने आपको यहाँ पर पूरी की पूरी लिस्ट बता दी, आप स्क्रीनशॉट ना ले, मैं पहले ही बता दूँ ना, स्क्रीनशॉट ना ले, वीडियो को पॉज करें और देख लें। IGL, ठीक है, इन अशोक लेलैंड, ठीक है, मैपेसिस, बेयर क्रोनो प्राइसिस, डेलमिना भारत, जी एंटरटेनमेंट, इमामी, एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी और पॉलीकैब इंडिया, ठीक है। पॉलीकैब इंडिया इसमें मैं बोल रहा था, पॉलीकैब इंडिया है। और तो लिस्ट नंबर 1 एंड लिस्ट नंबर 2 है मोतीलाल ओसवाल जी की। तो इसमें भी अशोक लेलैंड है। अशोक लेलैंड आप देख सकते हो सबसे कॉमन स्टॉक है जो सबको ये रिकमेंड कर रहे हैं, मैं खुद कर रहा हूँ, एंड मैं खुद इसमें इन्वेस्ट करने वाला हूँ, ठीक है। SAIL सेल और श्रीराम ट्रांसपोर्ट, ठीक है, थोड़ा सा हो गया था डिफेक्ट। JK सीमेंट, AU फाइनेंस, ICICI सिक्योरिटी, IEX, क्रॉम्पटन कंज्यूमर और क्रॉम्पटन कंज्यूमर, एंड ये दोनों अलग अलग हो गए, क्रॉम्पटन एंड वरुण बेवरेजेस एंड L&T टेक्नोलॉजी। तो ये सारी लिस्ट थी फॉर अभी के टाइम के लिए। ऑलराइट, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब चाहो तो कर दो। एंड अगर आपके कोई दोस्त है जिनको आप चाहते हो तो कि वो लोग इन अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, तो आप उनको बता सकते हो। मैं खुद तो इनमें कर ही रहा हूँ, इसलिए मैं बता सकता हूँ कि आके ये स्टॉक्स जो हैं लंबे टाइम के लिए, यानी कि आने वाले 1 से 2 साल के लिए बहुत अच्छा मोमेंट दिखाने वाले हैं। तो आपकी कोई पहचान में हो तो आप ज़रूर उनको बताएं कि आप इन स्टॉक्स को ले सकते हो, ठीक है। और जो मैंने बाकी की लिस्ट बताई है वो भी एक्सपर्ट्स की ही दी हुई है, तो आप चाहो तो वहाँ से भी स्टॉक्स को पिक कर सकते हो, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। एंड मेरी खुद के स्टॉक्स जो मैं उठाने वाला वो तो मैंने आप लोगों को बता दिया। ऑलराइट दोस्तों, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब अपने 2 से 3 दोस्तों के साथ जरूर बता दें, एंड प्लीज़ यार लाइक कर दीजिए। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। अपन मिलेंगे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सैटरडे का वीडियो मिस मत करना। संडे या सैटरडे को मैं एक वीडियो डालता हूँ जिसमें मैं खुद क्या स्टॉक्स लेने वाला हूँ वो आपको बताता हूँ, तो वो आपके लिए बहुत बहुत फायदेमंद होने वाला है। अपन मिलेंगे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए।